Are there any common myths around epilepsy? बहुत सारे मिथ हैं Okay. एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। झाड़ फूक और उसकी तरफ जिसको एपिलेप्सी है उसको शादी नहीं करनी चाहिए कि आगे बच्चों में एपिलेप्सी हो सकती है कि ये जेनेटिक बीमारी है, Okay. ऐसा नहीं है। Is it true कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ एक फ्रैक्शन ही यूज करते हैं? बच्चा जब बड़ा होता है हो सकता है कोई ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाए। बहुत लोगों को मेंटल ब्लॉक होता है, क्रिएटिव ब्लॉकेज आ जाती है आफ्टर वर्किंग फॉर टू लॉन्ग। एक नॉर्मल हेल्दी आदमी है, क्या उसको भी सीजर आ सकता है? किसी नॉर्मल हेल्थी पर्सन को कोई बार बार बोल रहा है कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, यू आर स्टूपिड, यू आर डम, यू आर दिस, यू आर दैट। आज के हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट आए हैं। उन्होंने डिस्कस किया है अबाउट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ADHD, मेमोरी लॉस एंड सो मेनी अदर थिंग्स। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि आज हमने डिस्कस किया है कि हाउ कैन वन एक्चुअली हैक देयर ब्रेन और माइंड to achieve that peak performance in their life. Stay focused while you watch this podcast and stay tuned till the end, and do share it with at least one person who might find value in it. So let's get into the video. Thank you so much for being with us today. Really excited for this podcast because neurological disorders is something that personally I am also very interested in, because this is probably one field of medicine that doesn't give out so much information to the layman. So without further delay, let's get into the video. So my first question to you is, out of curiosity, what does a neurologist actually do? Right. When we talk about medical field, there are some various specialties: nephrology, neurology, cardiology. So neurologists deal with brain and spinal cord and nerves problem. So we do commonly see stroke, epilepsy, then other nerve disease. Okay. आपने डिसाइड कैसे किया कि आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट बनना है? How did you choose this field of medicine? So when I was in this medical field during my post graduation, neurology was the most exciting subject compared to others. So I Okay. thought let's go ahead in neurology. Okay. आपके हिसाब से what are the most common early signs of neurological disorders that people often tend to overlook? बहुत ही डेली लाइफ में कुछ छोटे छोटे ऐसे इंस्टेंसेस जो एक इंसान को फील होते हैं बट वो ऑफन इग्नोर कर देते हैं. So neurologically जो commonest symptoms हैं as a layman, one is headache, Okay. which is very common. ठीक है. Almost 5 to 10% of the people have headache. Hmm. Other is like stroke, where Okay. there is one side weakness, or they suddenly stop speaking, Okay. or they can't see one side of the vision. Okay. So then third is seizures, when you Hmm. become confused, you become like you have jerking, you become unconscious. Okay. So these are three common symptoms which happens from neurology point of view. Okay. आपको ऐसा लगता है कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स लाइक डाइट, एक्सरसाइज, रिमेनिंग एक्टिव, क्या ये हमारी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को या फिर कॉग्निटिव फंक्शन को अफेक्ट करता है? जी, बॉडी के किसी भी पार्ट को प्रॉपर काम करने के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत है। ब्रेन में स्पेशली और ज़्यादा है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन के, उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। राइट. सो वी शुड हैव डेफिनेटली एडिक्वेट अमाउंट ऑफ vitamins, proteins, minerals to have good control over our nerves. ओके. न्यूरॉन हेल्थ को क्या अफेक्ट करता है? See, every part of our body is controlled by neurons. Yeah. जो भी ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो वो भी न्यूरॉन्स से है। राइट. तो अगर न्यूरॉन्स की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल आवर बॉडी प्रॉपरली। न्यूरॉन हेल्थ को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? जैसे आप कंप्यूटर का एक सिस्टम ले लें, उसमें एक CPU है, उसमें जो है चिप्स लगे हुए हैं, राइट. ठीक। तो हम उन चिप्स की लाइफ कैसे बढ़ाते हैं कि उसमें मतलब कोई डस्ट ना जाए या उसमें पानी ना गिरे या और कोई फिजिकल डैमेज ना हो। सिमिलरली जैसे ब्रेन है, ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, आपको हेड इंजरी प्रिवेंट करनी है, इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है, न्यूट्रिशन प्रॉपर रखना है, स्ट्रोक ना हो उसका ध्यान रखना है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि ब्रेन प्रॉपरली काम करता है। ओके. मुझे आपसे ये पूछना था कि इज़ इट ट्रू कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ एक फ्रैक्शन ही यूज़ करते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, एंड कितने न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में? देयर आर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स. ओके. यू कांट यूज ईच न्यूरॉन एवरी टाइम. राइट. जब आप जैसे पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट न्यूरॉन यूज हो रहे हैं, आप म्यूजिक
चला रहे हैं या सुन रहे हैं तो डिफरेंट न्यूरॉन यूज हो रहे हैं। राइट। ब्रेन के हर न्यूरॉन के लिए एक डिफरेंट फंक्शन है। सेट्स ऑफ न्यूरॉन डिसाइड्स कि कब कौन सा न्यूरॉन एक्टिवेट हो। Okay. What do different parts of the brain signify? And is it true कि आपका ब्रेन आपकी पूरी लाइफ इवॉल्व करते रहता है? सी ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, लोब्स हैं, जैसे ये फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, पीछे ऑक्सीपिटल लोब है, यहाँ पैराइटल लोब है। तो डिफरेंट लोब्स के डिफरेंट फंक्शंस है। फ्रंटल लोब हमारी मेनली थिंकिंग को कंट्रोल करता है। Okay. टेम्पोरल लोब हमारी मेमोरीज को कंट्रोल करता है, Right. इमोशंस को कंट्रोल करता है। ऑक्सीपिटल लोब हमारे विजन के लिए है। Okay. पैराइटल लोब क्या है कि वो सेंसेस को कंट्रोल करता है और चीज़ों को इंटीग्रेट करता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो सारे जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं। Right. तो स्ट्रक्चरली इवोल्यूशन एक लेवल तक होता है, मतलब हार्डवेयर एक लेवल तक बनता रहता है। उसके बाद उसमें जैसे सॉफ्टवेयर में चेंजेस होते हैं तो ब्रेन में भी ऐसे ही चेंजेस आते रहते हैं। Right. हार्डवेयर एज के साथ थोड़ा सा पुराना होता रहता है, बट सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है। राइट। तो एज के साथ हार्डवेयर को वीक होने से कैसे बचाया जाए? यस, अगेन सेम थिंग कि अगर हम प्रॉपर सो रहे हैं, प्रॉपर खाना खा रहे हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, डाइट अच्छा रख रहे हैं, एडिक्शन नहीं है, कोई भी चीज़ मतलब एक्सेस में नहीं है, राइट। ऑल दीज थिंग्स हेल्प इन मेंटेनिंग ब्रेन। सो आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड वो क्या रोल प्ले करती है जब किसी इंसान को स्ट्रोक हो गई या फिर ब्रेन इंजरी हो गई? तो व्हाट रोल डज न्यूरोप्लास्टिसिटी प्ले? न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है यू कैन से हीलिंग। ओके। अब ब्रेन में जैसे स्ट्रोक हुआ, एक पार्ट सपोज मेरा ऑक्सीपिटल लोब में कोई डैमेज हुआ, मुझे उस एरिया से विजन प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। सपोज मेरा राइट साइड का ऑक्सीपिटल लोब डैमेज हुआ तो मुझे लेफ्ट साइड का विजन प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा। ओके। बट धीरे धीरे विद टाइम वो इम्प्रूव होता है। क्यों इम्प्रूव होता है कि जो एरिया डैमेज हुआ है उसका जो फंक्शन था, उसके फंक्शन जो सेल्स कर रहे थे वो फंक्शन धीरे धीरे सराउंडिंग सेल्स करने लगते हैं। ओके। सो दैट्स हाउ प्लास्टिसिटी प्लेज ए रोल। ओके। I would like to share this anecdote. So I was reading that neurology में सबसे ज़्यादा advancement I think World War I के बाद हुई, because during that time I believe उससे पहले ये होता था कि जो बुलेट फायर करते थे तो अगर तो आपके हेड में लगी तो it used to explode while inside your head or inside your brain. So it used to look as if there's like an explosion that has happened. But World War I के दौरान जो उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी से गन्स वगैरह बनवाई तो उसमें स्पीड ऑफ द बुलेट was so strong, was so fast कि जब वो आपको हिट करती है आपके ब्रेन में या आपके हेड पर तो वो आर पार हो जाती थी. So there were actually some people who stayed alive even after getting a bullet passed through their head. Yes. So but ये था कि किसी को शायद एक फॉर एग्जांपल किसी को लेफ्ट साइड पर हिट की बुलेट वहाँ से आर पार हुई तो उन्हें शायद विजन नहीं उनकी प्रॉपर है या फिर वो बोल नहीं पा रहे. किसी को राइट साइड पर हुई तो शायद वो मूव नहीं कर पा रहे कोई पार्ट ऑफ द बॉडी. सो हाउ डू यू थिंक दैट इज़ पॉसिबल कि आपके ब्रेन से बुलेट पास थ्रू हो जाए बट स्टिल आप सर्वाइव कर जाओ उसे? हाउ इज इट पॉसिबल? अगेन लाइक ब्रेन इज नॉट अ सिंगल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ब्रेन के अंदर भी मल्टीपल पार्ट्स हैं. ओके. अगर आपका एक पार्ट डैमेज हुआ है, बाकी पार्ट अगर ठीक है तो लाइफ चलती रहती है. जैसे स्ट्रोक है, उसमें भी ब्रेन का कुछ पार्ट तो डैमेज होता है, बट लोग तब भी सर्वाइव करते हैं और काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो मीनिंगफुल लाइफ भी जीते हैं. राइट. सो आई वाज रीडिंग in a study that 50% of millennials get headaches on a regular basis. तो एक तो I want to understand कि why does that happen, and the other question is कि migraine को headache से कैसे differentiate किया जा सकता है? हेडेक जो है पब्लिक में बहुत कॉमन है. राइट. जितना स्ट्रेस बढ़ता है हेडेक बढ़ता रहता है. राइट. ठीक है. तो माइग्रेन को और हेडेक को कैसे डिफरेंशिएट करना है? अगर किसी को हेडेक बहुत मतलब महीनों से चल रहा है, वो पीरियोडिकली होता है, ऐसा नहीं कि डेली होता है. हाँ जी. एक साइड हो रहा है, आपको ब्राइट लाइट से दिक्कत हो रही है, लाउड साउंड से दिक्कत हो रही है, आपको नॉजिएटिंग फील हो रहा है. ठीक. राइट. तो वो सारे सिम्टम इंडिकेट करते हैं कि माइग्रेन हो सकता है. ओके. इट कैन बी वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक, मे बी हैविंग फैमिली हिस्ट्री, तो उसमें और ज़्यादा चांस है कि वो माइग्रेन है. Okay. So I watched this movie recently.
it was really traumatizing for me, to be honest. It was by the name of The Father. And उसमें ये था कि मूवी शॉट की गई थी फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्सन हु वाज सफरिंग थ्रू अल्जाइमर्स. सो ऐसा था कि वो हैलुसिनेट कर रहे थे एंड उन्हें लग रहा था कि लोग उन्हें मार रहे हैं एंड बहुत ही डिफरेंट तरीके से. एंड ही वाज रियली सैड बाय द एंड ऑफ इट एंड ही जस्ट वांटेड टू गो बैक. ही वाज इन हिज 60s, 70s, 60, 65ish, and he was crying that he wants to go back to his mom. So what is Alzheimer's and what is dementia? And I believe this is the most common sort of insanity. I don't like using this word at all, but could you please share more light on this? So देखो, इंसैनिटी एक अलग चीज़ है और डिमेंशिया एक अलग चीज़ है. Okay. डिमेंशिया का मतलब क्या है कि आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस वीक हो रहे हैं. Okay. उसमें मेमोरी एक पार्ट है, Okay. एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक अलग पार्ट है, थिंकिंग एक अलग पार्ट है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. Okay. अल्जाइमर्स में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है. Okay. आपने अभी मेरे से बात करी, हाँ जी. 2 मिनट बाद मैं पूछूं तो आपको याद नहीं रहेगा. Okay. तो वो रिपीट करते हैं चीज़ों को. फैमिली को बोलेंगे जैसे खाना खाया है, हो सकता है उनको याद ना रहे कि खाना खाया है. वो 10 मिनट बाद फिर बोलेंगे तुमने खाना नहीं दिया अभी तक. Okay. तो ये एक एजिंग प्रोसेस है, नो डाउट, कि जितना एज बढ़ती है, क्या है कि अभी सर्वाइवल एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है. पहले लोग 20-30 साल, फिर 40-50 साल, फिर 60-70 साल, अब 70-80 साल तक तो नॉर्मली जीते हैं. तो विद एज हमारे, जैसे हमने बताया ना, कि ब्रेन का हार्डवेयर वीक होता है, तो ब्रेन के सेल्स वीक हो रहे हैं, तो Right. मेमोरी को वीक कर रहे हैं. Okay. किसी किसी को जो चीज़ 90 के बाद होनी चाहिए वो 50-60 से ही स्टार्ट हो जाती है. दैट इज अल्जाइमर्स. Okay. And dementia में क्या होता है? तो डिमेंशिया में जैसे मैंने बताया कि एक मेन कंपोनेंट मेमोरी का है. Okay. उसके अलावा कंपोनेंट है कि थिंकिंग क्या है. जैसे मैं कपड़े पहन रहा हूँ, मुझे मालूम है कि एक बाजू पहले पहनना है, ये पहनना है, बट उसमें क्या है कि वो डिसोरिएंट हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे पहनना है. Okay. वो कपड़े को ही ओरिएंट नहीं कर पाते कि फ्रंट क्या है, बैक क्या है. Okay. एरिया को जाना है किचन में, वो किचन को ही ओरिएंट नहीं हो पा रहे कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है. Okay. Right. तो ब्रेन का अदर देन मेमोरी बाकी पार्ट भी अफेक्ट हो जाते हैं. राइट. इन डिजीज़ को ट्रीट करने में क्या एडवांसमेंट्स आए हैं आजकल के एज में? देखो, ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छी रिकवरी चल रही है, काफ़ी मतलब एडवांस में रिसर्च चल रही है. अभी आपने सुना होगा एलन मस्क ने कोई चिप लगाई है जैसे, ठीक है. बहुत सारे ऐसे हैं, एमआरआई है जैसे, और एडवांस एमआरआई आ रहे हैं कि हम जल्दी डायग्नोस कर सकें. Okay. स्ट्रोक है, हमें पता चला कि एक साइड वीक हो रही है, पेशेंट फटाफट आया, इमरजेंसी में ही इंजेक्शन लगा दिया. Okay. तो जो ब्लॉकेज है उसको हम खोल सकते हैं. Right. Right. एपिलेप्सी है, दवा दे रहे हैं, नई नई दवाई आई है, वो दे सकते हैं. किसी को कंट्रोल नहीं है तो सर्जरी कर सकते हैं. Right. ठीक है. डिमेंशिया में नई नई मेडिसिन जो है रिसर्च चल रहा है. Okay. बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बैक में पेन है, तो बैक से पेन होते 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 उनकी टांगों में जाता है एंड देन नमनेस शुरू होती है. सो ये किस चीज़ का अर्ली साइन है? यूजुअली क्या है कि जो हमारी स्पाइन है वो एक स्ट्रक्चर है जो अलाइनमेंट मेंटेन रखनी पड़ती है. राइट. बट अगर हम बहुत ज़्यादा बैठ के काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप जॉब है हमारी, ज़्यादा झुक के काम कर रहे हैं, तो वो अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है. ओके. तो जब अलाइनमेंट ख़राब होता है तो एक डिस्क के ऊपर दूसरी, एक वर्टिब्रा के ऊपर दूसरी वर्टिब्रा खिसकने लगती है. राइट. तो जो बीच में डिस्क है वो नर्व को दबा देती है. ओके. तो उस वजह से ये सिम्टम आते हैं. ओके. एंड अगर ये टैकल नहीं किया जाए ढंग से या फिर इसे इग्नोर किया जाए तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखो, एक्सट्रीम सिनेरियो में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अगर आपका वर्टिब्रा खिसकेगा और डिस्क खिसकेगी तो वो स्पाइन, जो वहाँ पे नर्व जा रही है पैरों की, वो नर्व दब जाएगी. तो पैर में वीकनेस भी आ सकती है. ओके. फुट ड्रॉप हो सकता है कि फुट काम ना करे. ओके. आपके हिसाब से मेडिटेशन या फिर थेरेपीज, हाउ इफेक्टिव आर दीज sort of things to prevent या फिर treat neurological disorders? जो कोई भी ब्रेन का डिजीज़ है या इवन बॉडी का कोई भी बीमारी है, नो डाउट कि स्ट्रेस किसी को भी होता है तो वो बीमारी बढ़ती है. चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, चाहे वो पेट की प्रॉब्लम हो गई, चाहे वो ब्रेन की हो गई. राइट. तो एनीथिंग विच कैन हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस विल हेल्प द बॉडी. ओके. ओके. तो उस एंगल से योगा है, प्राणायाम है, स्पिरिचुअलिटी, एनीथिंग ओके. जिसमें भी हम माइंड को रिलैक्स कर सकें, दैट इज़ यूजफुल. Okay. I really wanted to ask you
कि हाउ डज थेरेपी वर्क, बिकॉज आजकल बहुत ऐसा नोशन है कि इवन इफ यू थिंक दैट यूर ओके, you still might benefit from therapy. Do you think that's true? Is it about asking the right questions? What do you think? See, therapy doesn't mean therapy. Okay. It can be part of prevention. Okay. अगर आप डेली योगा करते हैं और आपका माइंड रिलैक्स है, हाँ जी. आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी करते हैं जिससे कि आप अपने आप को रिलैक्स रखते हैं, Hmm. तो इवन हेल्दी पीपल कैन बी मोर. Okay. Right. Do you think there are any lifestyle factors that could be alternatives to therapy? It's the same thing. Lifestyle means proper exercise, Yeah. proper sleep, proper diet. Hmm. All three things help. Yeah. So keeping a balance between your working hours and your health Hmm. is very very important. बट आजकल बहुत लोग ऐसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं एंड हसल कल्चर, नॉन स्टॉप वर्क कल्चर प्रमोट कर रहे हैं. आर यू कम्प्लीटली अगेंस्ट इट? No, I am not against it. ओके. See, in medical training, most of the doctors are having working hours more than anybody else. ओके. Whether it is IT people, whether it is anybody else. At times they are working even 72 hours continuously. ओके. I'm not supporting that also. But the thing is, it's at times it's not possible in the beginning of your career to fix yourself to 48 hour a week job. राइट. या. But whatever working hour you are giving and whatever are left, so those hours which are left, those are important for you. ओके. So manage those hours. राइट. Make sure that you have adequate sleep. Make sure that you have a bit of physical activity राइट. and proper diet. मेक सेंस. आजकल जेंजी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रही है, बट आई फील दैट द जेंजी डजंट रियली नो द डार्कर साइड ऑफ मेंटल हेल्थ. सो अगर किसी को साइंस दिख रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट मेंटली फिट या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मे बी उन्हें अपनी बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, तो व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स दैट दे शुड टेक? See, अगर आप एक जो एक्सपेक्टेड लाइफस्टाइल है, जैसे कि आप वीक में कुछ डेज हो सकता है थोड़ा सा आप लो फील करें, राइट. बट अगर वो फीलिंग जो है परसिस्ट कर रही है, यू आर नॉट एबल टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, या. यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, आप लेटते हैं और 2-2 3-3 घंटे अगर नींद नहीं आती, आपको फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहा है, तो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग. राइट. ओके. So instead of delaying the treatment or delaying the consultation, I'll advise you start discussing with your peers and take consultation as early as possible. Okay. So specifically in teenagers, I feel there are two extremes. एक तो होते हैं कि they're like hardcore hustlers, self-improvement, upskilling, all of those things. And there's one set of people who just don't care. So how to find the right balance? See, teenage is a very tender age. Right. They don't know Yeah. what they are doing is really right or not. Yes. Because when you start doing Google search or anything, Yeah. for everything there will be 2 different aspects available on Google. Right. Yeah. So it's very important for a teenager that if you have any doubt, talk to your parents. Make sure that you have somebody senior who can help you. Right. Like if you are a college going boy, you feel that I can do this. Talk to your seniors. Yeah. खाली दिमाग शैतान का घर, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे फ्रॉम अ न्यूरोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू? मैं मानता हूँ कि खाली दिमाग शैतान का घर है, पर ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई खाली नहीं होता है, हम भी खाली होते हैं बीच बीच में, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उस टाइम शैतान बन जाते हैं. राइट. थिंग इज कि अगर कोई पूरा दिन बिल्कुल खाली है, उसको कुछ भी करने की वो नहीं है, तो वो एक नेगेटिव फीलिंग ब्रेन को देता है. राइट. जैसे किसी को मान लिया कोई स्ट्रोक हुआ, उसका एक हाथ साइड पैर काम नहीं कर रहा और उसको 24 घंटे खाली बैठा दो, वर्सेस दूसरा पर्सन जिसको हम कुछ काम देते हैं कि नहीं तुम एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हो, राइट. कि तुम बैठे बैठे सर्वेंट को सुपरवाइज कर लिया, किसी को बोल दिया, या आपने जो है बैठे बैठे कुछ फ्रूट काट दिए, सब्जी काट दी, बच्चे से बात कर ली, तो आपका एक प्रोडक्टिव डे गया. राइट. तो वो प्रोडक्टिविटी आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती है. Okay. So that's the reason कि खाली दिमाग ना रहे तो अच्छा. Yeah. Is it related to some sort of hormones that are released in the brain? Yeah. So when you work positively, there are positive hormones, dopamine, which gets released in the body, and that helps in giving you a positive vibe.
Okay. What role does genetics play in neurological health and disorders? या फिर जैसे for example किसी की family में depression है, तो what are the chances कि जो आने वाली जनरेशन है उन्हें भी डिप्रेशन के सिम्टम्स महसूस हो या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज उन्हें भी फेस करना पड़े? देखो, ऐसा है कि जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आपकी फैमिली में आपके दोनों पेरेंट्स के हैं, तो डेफिनेटली आपको होने का रिस्क ज़्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि 100% होगा ही होगा। Yeah. अगर आपने अपना वेट मेंटेन किया, आपने फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन की, डाइट रेस्ट्रिक्शन रखे, हो सकता है आपको हो ही ना, या तब जाके हो जब आप 60-70s में पहुंच जाएं। ठीक, तो जेनेटिक्स का एक रोल है, चाहे वो माइग्रेन है, चाहे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इवन कुछ केसेस में स्ट्रोक में भी होता है। बट उसको अगर हम पहले से ही मालूम है कि मेरी फैमिली में ये रिस्क है और हम उसको प्रिवेंट करके चलते हैं, लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, तो हो सकता है आप उसको बचा सकें। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी लाइफस्टाइल से प्रिवेंट किया जा सकता है? प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है, मे नॉट बी ऑलवेज 100%, बट यस इट कैन बी। ओके। फॉर लिसनर्स हु वांट टू प्रोटेक्ट देयर ब्रेन हेल्थ, आप उन्हें क्या ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जो वो डेली बेसिस पे करें जिसकी वजह से उनकी मेमोरी शार्प रहे, उनका फोकस मेंटेन रहे? देखो, मेमोरी को ब्रेन में रजिस्टर करने के लिए इम्पोर्टेंट है ब्रेन को रेस्ट मिलना। ओके। तो स्लीप बहुत बड़ा पार्ट है। ओके। आई एडवाइज कि मिनिमम 7 आवर्स आपकी एक स्लीप होनी चाहिए। ओके। अगर आप बार बार स्लीप को डिप्राइव करते हैं तो मेमोरी को अफेक्ट होता है। दे आर सर्टन पीपल जिन वो कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं या वो आउटलायर्स हैं, जैसे मोदी जी हैं, ही कैन स्लीप फॉर 4 आवर्स एंड ही कैन हैव परफेक्ट मेमोरी। बट पीपल, फॉर ए नॉर्मल पर्सन, 6 to 7 hours sleep is must. Okay. Then yes, diet is equally important and physical activity is equally important. आप ये नहीं कि 9 to 8 आप ऑफिस में बैठे हैं, आके घर में आके अपना रिलैक्स करके सो रहे हैं। Some physical activity is must. Now I want to ask you a very important question. What role does alcohol have on one's brain health? See, वही जैसे अगर आप अल्कोहल से रिलेटेड गूगल पे सर्च करोगे, few people will say कि नहीं आप थोड़ा अमाउंट लेंगे तो वो हेल्प करता है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ज़्यादा लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बट फैक्ट ये है कि अल्कोहल ब्रेन को कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती। अल्कोहल हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन, ऑन न्यूरॉन्स, ऑन मेमोरी, कैन ट्रिगर सीजर्स। इफ इट इज टू एक्सेसिव कैन मेक यू aggressive, can make you like behavior issues, anything can happen. बहुत लोग अल्कोहल से एडिक्ट हो जाते हैं एंड इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं कि उन्हें ब्लैकआउट हो जाता है। दे पास आउट आफ्टर हैविंग टू मेनी ड्रिंक्स एंड उन्हें याद नहीं रहता नेक्स्ट डे कि उन्होंने पिछले दिन क्या किया या पिछली रात क्या किया। सो व्हाई डू यू थिंक दैट कैन हैपन एंड हाउ बैड इज इट फॉर द ब्रेन? See, that's what I'm saying. Alcohol is not good for brain. Yeah. It doesn't stimulate brain. It's not a good medicine for sleep. अगर आपको नींद के लिए अल्कोहल लेने की जरूरत पड़ रही है, that means you are not normal. Okay. And okay. Yeah. It affects your memory. Okay. And what is your take on drugs like weed and again any these things जो कि so called brain को stimulator करती हैं, they are not actually brain stimulator. In long run they affect brain. Also, there are so many teenagers, there are so many people that belong to the Gen Z that are so addicted to vapes, e-cigarettes. So, मतलब ऐसा होता है कि उन्हें वो urge भी नहीं हो रही होती निकोटीन की, but still they're having it, उनको आदत हो जाती है. So, how can one prevent it and how bad is it for their overall well-being? See, any addiction is bad. It's not only about using drugs, smoke or anything. Suppose you are playing a video game. Yeah. And you can't survive without it. You are not able to stop, like even stop it for a couple of days. Yeah. That means you are addicted. Right. That addiction have a different mechanism in the brain, and that have a lot of negative things on the brain. Okay. So any addiction you should reverse it. You should come out of it. Don't make it a part of your life. Makes sense. So there's a podcaster in the US by the name of Dr. Andrew Huberman, and he actually posts videos about brain health, increasing memory, cognitive function. What I took from him was that one can actually hack their brain or their mind for it to perform at its peak performance. Do you think that's true? See,
I can't hack your brain. Yeah. Okay. Yeah. But I can stimulate your brain in a way that you perform better by giving you some positive feedback. Hmm. Okay. Yeah. By kind of psychologically motivating you that you are doing this, you can do better, you can do, like, there's something like giving positive feedback. Hmm. Okay. That definitely helps. Okay. So neurological disorders like ADHD and autism, how can they be diagnosed in children, and how can one treat them? See, autism और ADHD यूजुअली कई बार दोनों एक साथ मिल जाते हैं. Okay. तो यूजुअली जो आपका पीडियाट्रिशियन है या जो स्कूल टीचर है, हाँ जी. दे आर द एक्सपर्ट. दे फील कि नहीं, ये बच्चा थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं कर रहा है, आई टू आई कांटेक्ट नहीं है, या ये बहुत हाइपर एक्टिव है, तो दे मे बी द फर्स्ट पर्सन टू काइंड ऑफ फाइंड आउट कि हाँ ये प्रॉब्लम है. Okay. या जब आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं, देन इवन पीडियाट्रिशियन में बी एबल टू फाइंड आउट. And how can it be treated? There are various things like therapies, cognitive stimulation. Okay. At times, if it is too much, then you may need some medicine. Right. Now, let's come to seizures. What exactly happens in the brain when someone is going through a seizure? So, seizure क्या है बेसिकली कि आपका ब्रेन जो है वो मतलब प्रॉपर काम नहीं कर रहा है. ठीक. उसमें क्या क्या हो सकता है कि ब्रेन के जो सर्किट हैं उसमें स्पार्किंग हो रही है. Okay. अगर पूरे ब्रेन में स्पार्किंग हो रही है तो क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी में जर्क्स आ सकते हैं. अगर कुछ पार्ट में हो रही है तो हो सकता है आप सिर्फ कुछ देर के लिए एब्सेंस माइंडेड हो जाएं, स्टक हो जाएं, आप बात ना कर पाएं, कुछ सेकंड तक यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड. Okay. कुछ केसेस में होता है सीजर में कि आप सडनली गिर जाते हैं, मतलब या हाथ में कोई सामान ऐसे छूट जाता है. Okay. ये डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स हैं सीजर्स के. Okay. And why do seizures actually occur? जो जैसे हमारा एक कंप्यूटर का सीपीयू है, हाँ जी. उसमें चिप्स हैं, उसमें जो है सर्किट है, काम कर रहा है. Yeah. ऐसे ही ब्रेन में भी सर्किट है. जो कमांड जानी चाहिए, जो करंट फ्लो करना चाहिए, वो एक जगह कहीं पे एक्सेस में हो गई. Okay. तो स्पार्किंग हो गई. Okay. तो दैट्स हाउ सीजर्स आर. Right. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि क्या एपिलेप्सी और सीजर में कोई फ़र्क है? Okay. हाँ जी. है ना. सीजर एक सिम्टम है, एपिलेप्सी एक डायग्नोसिस है. Okay. अगर किसी को बार बार सीजर आ रहा है तो वो एपिलेप्सी है. Okay. What are the different types of epilepsy and how do they affect different people differently? सो एपिलेप्सी को अगर हम डिवाइड करें तो एक होता है कि एज वाइज है, कि छोटे बच्चे में है तो अलग कारण है कि बच्चा पैदा हुआ, कैल्शियम ठीक नहीं है, ग्लूकोज ठीक नहीं है, या पैदा होते होते ऑक्सीजन नहीं मिली, छोटे बच्चे में उस वजह से हो सकती है. Okay. बच्चा जब बड़ा होता है, हो सकता है कोई ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाए, टीनेजर्स में एक्सीडेंट्स हो गए या हेड इंजरीज हो गई. Okay. बड़े होते हैं, एल्डरली में स्ट्रोक हो गया. तो ये कॉमन कारण है. कुछ और कारण है जैसे ट्यूमर्स भी हैं, किसी में बाई बर्थ ब्रेन में डिफेक्ट होता है, Okay. ब्रेन का इन्फेक्शन हो सकता है. ये कुछ कॉमन कारण हैं जो एपिलेप्सी या सीजर्स पैदा करते हैं. Okay. एक नॉर्मल हेल्दी आदमी है, क्या उसको भी सीजर आ सकता है? उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हेल्दी आदमी को भी रिस्क है, ऐसा नहीं है. 1 in 1000 पीपल कैन हैव सीजर. Okay. तो उसको प्रिवेंशन के लिए क्या है कि जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करना है. डायबिटिक है, अगर शुगर बहुत हाई है या बहुत लो है तो सीजर आ सकता है. Okay. अल्कोहल टू मच है या सडन विड्रॉल है तो सीजर आ सकता है. Okay. हेड इंजरी है तो सीजर आ सकता है. बहुत हाई फीवर है बच्चों में तो सीजर आ सकता है. तो ये प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं. तो अगर इनको कंट्रोल करेंगे तो सीजर आने का रिस्क आ. Okay. एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव डाइटरी चेंजेस या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइक आई हर्ड दैट कीटोजेनिक डाइट से एपिलेप्सी प्रिवेंट की जा सकती है. डू यू थिंक दैट दिस थिंग रियली वर्क्स? सो कीटोजेनिक डाइट जो है, देयर इज ए वेरी बिग हाइप विद कीटोजेनिक डाइट. लोग जो है बिना किसी सुपरविजन के स्टार्ट कर देते हैं. या वेट लॉस के लिए भी स्टार्ट करते हैं. हाँ जी. कीटोजेनिक डाइट का मतलब क्या है कि आपने फैट का अमाउंट बढ़ा दिया, कार्ब्स का अमाउंट कम कर दिया. राइट. तो उससे क्या होता है, बॉडी में कीटोन्स बनते हैं. वो कीटोन्स अगर बिना किसी सुपरविजन के आप ले रहे हैं तो शुगर लो होके दैट कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज. Okay. So ketogenic diet whenever you are trying should always be under the supervision Okay. with proper monitoring. Okay. एपिलेप्सी में कीटोजेनिक डाइट का रोल है
बट नॉट इन रूटीन केसेस। ऐसा नहीं है कि मेरे को आज सीजर आया तो मुझे कल से कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करनी है। जिन केसेस में कई बार मेडिसिन काम नहीं करती, स्पेशली किड्स में, बच्चों में, तो हम कीटोजेनिक डाइट एडवाइस करते हैं। और उससे अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। मैनी किड्स हैव वेरी गुड इंप्रूवमेंट विद कीटोजेनिक डाइट, राइट, बट दैट इज डन अंडर सुपरविजन, अदरवाइज दैट कैन बी मोर डेंजरस। ओके, सो अभी जानवी कपूर की रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसमें उन्हें एपिलेप्सी था एंड उन्हें सीजर्स होते थे पब्लिक प्लेसेस में एंड उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा एम्बैरस होते थे इससे। सो कोई इंसान जिसे एपिलेप्सी है वो पब्लिक प्लेसेस में सीजर्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर आपको एपिलेप्सी है और आपको ये डर है कि कहीं मैं मेट्रो में जाऊं, ऑफिस में मुझे सीजर ना आ जाए, ठीक, हाँ उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? हाँ जी। प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर ने आपको दवा दी है। सबसे पहले तो दवा का बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप जल्दबाजी में सुबह भूल जाते हैं लेना, शाम को भूल गए लेना, वो नहीं करना है। कुछ भी रखिए, रिमाइंडर रखिए, कब सुबह 9 बजे भूल गए तो दोपहर को ले लिया, बट लेना है। वो डोज जो आपको एक पर डे की है वो कंप्लीट करनी है। ओके। दूसरा क्या है कि जो ट्रिगर्स हैं, जैसे कि आपने प्रॉपर नहीं सोए, पूरी रात आपने कुछ शादी अटेंड करी, तो एक रिस्क रहता है एपिलेप्सी वालों को कि ना सोने पे सीजर आ सकता है। ओके। इसका मतलब ये नहीं कि आप अटेंड नहीं कर सकते, बट आप नेक्स्ट डे छुट्टी ले लीजिए, प्रॉपर सो जाइए, ठीक। फिर वही अल्कोहल एक ट्रिगरिंग फैक्टर। हाँ जी। ठीक, तो ये अगर आप दवा रेगुलर ले रहे हैं, बाकी चीज़ों में आप डिसिप्लिन हैं, तो चांसेस है कि आपको ऐसा नहीं होगा। ओके, सो एपिलेप्सी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है किसी इंसान की? देखो, पहले क्या होता था, लोग कहते थे कि मान लिया किसी को पब्लिक प्लेस में एपिलेप्सी आई तो कहते थे अरे इसको तो मिर्गी का दौरा आ रहा है, ये तो पागल है। हाँ जी। ऐसा नहीं है। ओके। पागलपन एक अलग बीमारी है, ओके। एपिलेप्सी एक अलग बीमारी है। ओके। ठीक, यस, कुछ केसेस में जो साइकोसिस है या कुछ मेंटल हेल्थ है उनमें भी सीजर आ सकता है, ऐसा नहीं है। ओके। बट 99% ऑफ द केसेस जो एपिलेप्सी वाले हैं उनका मेंटल हेल्थ से कोई रिलेशन नहीं। ओके। दे आर मेंटली नॉर्मल। ओके। ठीक, एपिलेप्सी जो है वो ब्रेन की प्रॉब्लम है, ठीक। हाँ जी। और डिप्रेशन या बाकी चीज़ें हैं वो माइंड की प्रॉब्लम है। ओके। तो दोनों एक डिफरेंट चीज़ है। राइट। वन इज साइकोलॉजिकल या और साइकेट्रिक इश्यूज, अदर इज न्यूरोलॉजिकल इशू। ओके, राइट, कंप्लीटली मेक सेंस। अभी जैसे आपने मेंशन किया पागलपन, व्हाट इज पागलपन? आई एम नॉट ए साइकेट्रिस्ट, ओके। okay, हाँ so जी। I don't deal with psychosis, ओके। but anybody who is not feeling normal, ओके। having hallucinations, delusions, aggressiveness, violent, it goes towards psychosis. ओके, आप एपिलेप्सी से सफ़र करने वाले पेशेंट की फैमिली को 3 टिप्स अगर आपको देनी है तो आप क्या देंगे? देखो, फर्स्ट टिप है दे शुड एक्सेप्ट कि हाँ ये बीमारी है हाँ जी। और ये विद मेडिसिन कंट्रोल हो जानी चाहिए। ओके। तो मेडिसिन को प्रॉपरली लेना है। ओके। सेकंड क्या रहता है कि सेफ्टी वर्सेस फ्रीडम। ओके। अब बच्चे को एपिलेप्सी है तो सेफ्टी भी रखनी है, बट उसको फ्रीडम भी देना है। अगर आप पूरा घर में ही बांध के रखेंगे तो बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। राइट। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम दोगे तो आपको लगेगा कि कहीं बाहर सीजर ना आ जाए। तो वो जो बैलेंस है वो कई बार बहुत मुश्किल होता है। ओके। बट ट्राई टू हैव एज अकोमोडेटिव विद योर किड एज पॉसिबल। ओके। थर्ड इज मोटिवेशन। ओके। एपिलेप्सी है इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो गई है। हाँ जी। आप पढ़ाने का है, जॉब का है, कैरियर का है, we have doctors who are working here, nursing staff who are working here, we do have lawyers, Supreme Court lawyers, businessmen, bankers जिनको epilepsy है but they are working nice. Okay. They are even working better than their colleagues. Are there any common myths around epilepsy that you think कि हर किसी को इसका करेक्ट आंसर पता होना चाहिए? बहुत सारे मिथ हैं। Okay. And that's a very good question. Okay. जैसे अगर आज किसी को सीजर आया तो सबसे पहले फैमिली क्या सोचती है, ये तो कुछ ओपरी पर आया है। Okay. ठीक, तो वो झाड़ फूक और उसकी तरफ फर्स्ट स्टेप पे मिथ यहाँ पे आता है कि एक वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको उस तरीके से हैंडल करना। सेकंड होता है कि चलो ये दवाई है, मैं अब तो ठीक लग रहा है, 6 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ, मैं बंद कर देता हूँ। वो बिना सुपरविजन के जो बंद करते हैं उसमें हाई रिस्क हो जाता है। Okay. तो आप हर स्टेप पे अपने डॉक्टर के सुपरविजन में करें जो भी करना है। थर्ड क्या मिथ है कि जिसको एपिलेप्सी है उसको शादी नहीं करनी चाहिए कि आगे बच्चों में एपिलेप्सी हो सकती है, कि ये जेनेटिक बीमारी है। Okay. ऐसा नहीं है। Okay.
चांसेस ऑफ हैविंग ए नॉर्मल बेबी जिसको कुछ भी बीमारी नहीं है, दैट इज मोर देन 95%. ओके. अगर मुझे एपिलेप्सी है तो मेरा बच्चा नॉर्मल होने के चांस 95%. फिर जो जॉब को लेके है कि यूजुअली मतलब पीपल डोंट प्रेफर कि अगर किसी को सीजर आ गया तो उसको जॉब पे रखा जाए या कुछ, तो दैट मिथ इज देयर, दैट सो दैट शुड आल्सो बी लाइक नीड टू टेकन केयर ऑफ. Makes sense. So it's really crazy how hormones really depict the personality types of people. Like for example, अगर किसी का dopamine levels high हैं, तो they'll be like very impulsive, right? वो सीधा add to cart नहीं, वो सीधा buy now करेंगे. And अगर किसी के serotonin levels high हैं, तो फिर वो maybe they'll save it for later, they'll wait, they'll add it to their wish list. So it really affects people's personality types, right? So how do you think one can maintain a balance, and क्या वो उनके खुद के हाथों में होता भी है balance maintain करना that seesaw of hormones? हार्मोन्स प्ले रोल नो डाउट. जैसे आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन साइकिल है हाँ female जी. में, उसको बैलेंस होता है तभी वो एक फीमेल का हार्मोन साइकिल नॉर्मल रहता है. Yeah. सिमिलरली डोपामिन्स, आपका सेरोटोनिन और बाकी हार्मोन्स हैं, तो एक लेवल तक मेंटेन रहता है तो वो स्टेबल रहते हैं. तो जो ये साइकोसिस है कई बार उसमें हार्मोन अप डाउन होते हैं, डिप्रेशन है उसमें हार्मोन अप डाउन होते हैं. Yeah. तो दैट्स व्हाई यू नीड दोस चेंज ऑफ केमिकल नीड्स टू बी करेक्टेड. तो वो विद मेडिसिन उनको करेक्ट करते हैं. ओके. ओके. बहुत लोगों को मेंटल ब्लॉक होता है, क्रिएटिव ब्लॉकेज आ जाती है आफ्टर वर्किंग फॉर टू लॉन्ग. लाइक दे फील दैट they can't think of anything better, or they aren't able to perform at their peak performance. So how do you think one can deal with this, and ये क्यों होता है? सी, कोई भी बॉडी का पार्ट है, आप उसको ओवर एग्जर्ट करोगे. सपोज मैं पढ़ रहा हूँ और 2 घंटे लगातार पढ़ रहा हूँ तो देयर इज अ फटीग, Yeah. आईज विल गेट फटीग. Okay. Yeah. सिमिलरली अगर आप कोई कोग्निटिव काम कर रहे हैं, टू मच थिंकिंग कर रहे हैं, यू कैन डू टू सर्टन एक्सटेंट. बियॉन्ड दैट देयर इज अ ब्लॉक. Okay. So again, any fatigue, the best is best. Okay. Okay. Right. Yeah. Once you take rest, you take a break. Yeah. things- Okay. So like Ronaldo says, कि your love makes me strong, but your hate makes me unstoppable. So is it the case that people often tend to perform better in fear or under fear? How would you explain this from a neurologist perspective? See, there is a curve of anxiety and performance. Okay. So when you don't have anything, your performance may be less. Okay. When you have some anxiety, your performance improves, your Okay. memory improves. Okay. But if that crosses certain level, that Yeah. anxiety is too much, then your performance goes down. Okay. Again, it's required. Yeah. You perform, you have a fear that after 12 midnight, if I don't submit my thesis, Yeah. tomorrow I will not be able to do. Yeah. Then your speed improves. Right. So fear is important, no doubt. Yeah. Anxiety is important, but to certain extent. But certain people often tend to not perform under pressure. So Yes. why do you think that happens? See, each one has its own personality, Yeah. right? I may be performing better when I'm relaxed. Okay. The other person may be performing better when he is anxious. Right. Yeah. So human mind is different for everyone. Right. When we talk about insanity, what do you think is the first step towards that direction? See, I'm not a psychiatrist to treat insanity, Okay. but it's not a single term. Okay. You may be at times insane to think about certain things. Right. You feel bad after, why did I think? Okay. Was I insane at that time? Okay. Okay. Right. So basically, if you are not able to take decisions regularly, continuously you are making mistakes, or you have some negative things, hallucinations, delusions, and that is persistent. Okay. At times, anybody can make some insane thinking, can have some wrong decisions, but if those are persistent, that makes you different. Do you think ऐसा होता है कभी कि अगर किसी इंसान को, किसी नॉर्मल हेल्थी पर्सन को कोई बार बार बोल रहा है कि you're not good enough, you're not smart enough, you're stupid, you're dumb, you're this, you're that, बहुत नेगेटिव चीज़ों से उन्हें बॉम्बार्ड करे, do you think आपका ब्रेन उसे कैच कर सकता है and उस वे में वर्क करना शुरू हो सकता है? It's not about brain, it's about mind. Okay. Too much criticism Yeah. can make you work negatively. All right. So brain also need a positive mind. Yeah. If your mind is not giving positive feedback to your brain, Yeah. then yes.
Okay, right, awesome. right? Yes. So now we're going to play a game. It's a myth and fact game. I'm just going to speak out certain sentences. आपको बस बताना है कि वो myth है या fact है. So we only use 10% of our brains. Yes, it's a fact. At a given time, you use just 10%. Okay. Brain cells cannot regenerate themselves. There is plasticity. Yeah. So that means even if they are not regenerating, the surrounding area is helping them. ओके बढ़ती एज के साथ आपका ब्रेन स्लो होना ही होना है, आपकी मेमोरी लूज होनी ही होनी है. डू यू थिंक दैट्स ट्रू? It's true, but what is the speed? ओके अगर किसी की स्पीड 0.1% पर ईयर है, इट मे नॉट बी अफेक्टेड. राइट किसी की 10% पर ईयर है तो वो अफेक्ट होगा. राइट. अल्कोहल पीने से आपके ब्रेन सेल्स मर जाते हैं. यस, अल्कोहल से ब्रेन के सेल पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. ब्रेन गेम्स जैसे कि सुडोको दे एक्चुअली मेक यू स्मार्टर. यस. Yes? Okay. So that was all for today, guys. Thank you so much for watching this podcast till the end. And thank you so much, sir, for being with us today and sharing valuable insights on such an important topic. थैंक यू अंशिका. Yeah. बेस्ट विशेस. Thank you. Hope to see you soon. श्योर. Yeah. ओके. All right. Thank you.